तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 15 से रिलेटेड। और उसको हम लोग देखेंगे कि डाइवोर्स वुमेन के केस के अंदर आर्टिकल 15 किस तरह से अपना रोल प्ले करता है। जैसे कि हम सब लोग जानते ही है कि हमारे देश के अंदर कहीं कहीं जो वीमेन होती है वो शादी के अंदर उनके पास में एक सस्टेनेबल मीन्स ऑफ इनकम खुद का नहीं होता है। वे अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करती है। और कहीं कई बार डाइवोर्स के अंदर ऐसा भी होता है कि बच्चा माँ के साथ ही जाता है आफ्टर द डाइवोर्स। और ये भी प्रैक्टिकली देखा गया है कि क्लेम फॉर मेंटेनेंस जो होता है, जो सीआरपीसी के अंदर दिया जाता है, वो इतना एडिक्वेट नहीं होता है कि महिला को और उसके बच्चे का लालन पालन अच्छे से कर सके। मतलब शादी से पहले जिस तरह से उनका घर चल चल रहा था, शादी के बाद भी वो लोग मतलब उस तरह की अच्छी ज़िंदगी जी सके। तो आर्टिकल 15 पहले पहले हम लोग बात कर लेते कि आर्टिकल 15 क्या बात करता है। आर्टिकल 15 बात करता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, मतलब भेदभाव ख़त्म होना चाहिए। भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किस किस ग्राउंड के ऊपर? ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। इन ग्राउंड्स के ऊपर। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 3 है। क्योंकि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 इस चीज़ को भी देखता है कि कुछ कुछ केसेस के अंदर महिलाएं जो होती है उनके अधिकार इतने अच्छे नहीं होते हैं कि वे पुरुषों की बराबरी में आ सके या उनका खुद का अपना कोई स्टेटस अच्छे से बन सके सोसाइटी के अंदर। तो उसके अंदर एक स्पेशल प्रोविज़न भी डाला हुआ है कि महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न स्टेट बना सकता है। उसके अंदर ये चीज़ देखी जाएगी कि भाई उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस कानून का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या वह इस चीज़ को फुलफ़िल कर रहा है कि वाक़ई में महिला उस पर्टिकुलर फ़ील्ड के अंदर लैग कर रही है। तो वो रीज़नेबल होना चाहिए उस कानून के अंदर। उस कानून के अंदर वो चीज़ रीज़नेबली प्रोवाइड होनी चाहिए कि हाँ भाई, महिला इस फील्ड के अंदर पीछे है तो इसलिए हम लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं भाई, मैरिज लॉज़ के अंदर अमेंडमेंट बिल आया था 2010 के अंदर। ये बिल आया था, इसको राज्यसभा के अंदर भी दिया था। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी उनकी, उनको सौंपा था। तो हम लोग देखते हैं कि मैरिज लॉ अमेंडमेंट बिल ने दो चीज़ें करी थी। पहले पहले तो हम लोग देखेंगे कि वो दो चीज़ें क्या थी। पहले पहले उन्होंने करा था इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को एज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को एज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर उन्होंने डाला था। इसके अंदर ये होता है कि हस्बैंड और वाइफ अगर 3 साल से सेपरेटली रह रहे हैं और अब उनके बीच में कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं बची है कि अब वो दोनों साथ साथ में आ सकते हैं, तो कोर्ट जब इस चीज़ के ऊपर सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो उनको डाइवोर्स ग्रांट कर देगी। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये आई थी कि ये पार्टीज़ का जो होता है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट अगर हो रहा है, तो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के केस के अंदर 6 मंथ का जो वेटिंग पीरियड, जो उनको 6 महीने तक उनको वेट करना पड़ता है कोर्ट की डिक्री लेने से पहले पहले, कि ताकि उनके बीच में अगर कोई सुलह हो सके तो वो तो उनका डाइवोर्स नहीं हुआ और उनकी शादी बची रहे, इसके लिए वाली चीज़ होती है। तो इस चीज़ का प्रावधान को हटाने की बात थी कि आप पार्टीज़ को फोर्स मत करिए। अगर वो चाहते हैं डाइवोर्स तो उनका डाइवोर्स हो जाने दीजिए। अब तीसरी चीज़ हम लोग देखते हैं, तीसरी चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ में ये आया था, इसके अंदर सेक्शन 13D डालने की बात करी थी। सेक्शन 13D क्या कहता है कि वाइफ जो होती है वो अपोज कर सकती है ग्रांट ऑफ डिक्री को। डिक्री किस चीज़ की? डाइवोर्स की। किस ग्राउंड के ऊपर? कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मतलब कि अगर मैरिज को ख़त्म कर दिया जाएगा तो वो ग्रेट फाइनेंशियल हार्डशिप टू वुमेन उसके अंदर रिजल्ट होएगी। मतलब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के कारण महिला को ग्रेट फाइनेंशियल हार्डशिप हो सकती है, क्योंकि महिला जो होती है, मतलब अगर उसका सस्टेनेबल मीन्स ऑफ इनकम खुद का नहीं हो, वो अपने हस्बैंड के ऊपर ही डिपेंड थी शादी के वक्त, तो जब उसका डाइवोर्स हो जाएगा तो अब वो कहाँ पे जाएगी? और अगर उसका बच्चा भी उसके साथ में है तो वो किस तरह से अपना गुजारा करेगी? क्या उसका स्टेटस होगा? तो अगर महिला अपोज करती है ग्रांट ऑफ डिक्री को, तो इसके बाद में जो कोर्ट होगा वो उस एप्लीकेशन को कंसिडर करेगा और वो डाइवोर्स ग्रांट नहीं भी कर सकता है, या फिर वो स्टे कर सकता है प्रोसीडिंग्स को। कब तक?
जब तक हस्बैंड के द्वारा कोई सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट नहीं करा जाता है। मतलब महिला के लिए कुछ सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट होना चाहिए। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि महिला के लिए किस किस तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या बातें करी करी गई थी कि महिला को किस तरह से आप उसके डाइवोर्स के बाद में भी उसको आप सक्षम बनाएं। तो अब हम देख सकते हैं कि इसके अंदर एक और चीज़ डाली थी, सेक्शन 13D के अंदर क्या डाला था, रेंडरिंग इट टू बी डिसाइडेड ऑन द कोर्ट्स डिस्क्रिशन, इट डिडंट प्रोवाइड जनरल एडुकेट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस फॉर वीमेन एंड दस नॉट केटरिंग टू द वीमेंस कॉज। इसके अंदर ये बात हुई थी कि कोर्ट का जो डिस्क्रिशन होता है उसको बरकरार रखा था कि कोर्ट देखेगी कि महिला को उस तरह का जो मतलब हस्बैंड अरेंजमेंट बनाया जाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, वो केस टू केस बेसिस पे कोर्ट देखेगा। तो हम देख सकते हैं कि जनरल एडुकेट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है, मतलब सामान्यतः कुछ भी रूल नहीं है, कोर्ट चाहे तो दे सकती है, कोर्ट अगर चाहे तो नहीं भी दे सकती है। उस डिग्री के अंदर वो वाला ऑर्डर कि भाई हस्बैंड को अरेंजमेंट करना पड़ेगा और उस महिला की जो है इकोनॉमिकली उस महिला को कोई भी दिक्कत नहीं हो, उसका देखना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं ये राज्यसभा की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो हेड कौन करते थे, जयंती नटराजन। उनके पास में जब ये गया था तो उन्होंने क्या रिकमेंड करा था, उन्होंने दो चीज़ रिकमेंड करी थी। पहला था क्या क्या था कि मैरिज के दौरान, मतलब जब हस्बैंड और वाइफ मैरिज के अंदर थे, मैरिड थे, तब उस वक्त उन्हें जो एक्वायर करी थी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि उसमें महिला ने भी अपना योगदान दिया था। भाई महिला भले वो घर का काम करे, भले वो उस प्रॉपर्टी देख करे जो खाई है किसी भी रूप में, मतलब वो घर की भी, मतलब वो घर के अंदर वो सपोर्ट कर रही है अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को, तो उसके लिए उसको भी उस प्रॉपर्टी के अंदर शेयर मिलना चाहिए। पहली बात तो ये बोली। दूसरी बात बोली थी कि 6 महीने का जो वेटिंग पीरियड है वो एबॉलिश नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्यों था, इसको उन्होंने क्यों कहा था, इसको उन्होंने इसलिए कहा था कि 6 महीने का वेटिंग पीरियड इसलिए अबॉलिश नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, बिकॉज कई केस के अंदर ऐसा देखा गया कि अगर डाइवोर्स हो जाता है तो उसके बाद में महिला को फिर दिक्कत होती है। एक तो या तो वो कोर्ट के पीछे पीछे जाए, और अभी तो ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, ये तो सिर्फ बिल की बात है। तो वो ये भी चीज़ को चाह रहे थे कि भाई प्रैक्टिकल रीजंस को देखते हुए महिला के पास में अभी उस तरह का, एक तो हमारा वैसा कानून नहीं है कि उसको पूरा एक मतलब कंपेंसेशन का पूरा एक मतलब कैलकुलेट करे अच्छे से, एक कोई डिटरमाइन फार्मूला नहीं है कि कोर्ट किस फॉर्मूले के तहत महिला को कंपेंसेशन देगी, ना सीआरपीसी के अंदर है, ना कोई पर्सनल लॉस के अंदर है, कुछ भी नहीं है। तो इन सभी दिक्कतों को देखते हुए इसमें ये बात बोली गई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो थी कि 6 महीने का जो वेटिंग पीरियड है वो एबॉलिश मत करो। अच्छा, यारी बात हो गई। अब उन्होंने नॉन फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जो वाइफ द्वारा हुआ है उसको मेंशन तो करा था, मतलब उन्होंने उसके ऊपर बात तो करी, चर्चा तो करी थी, लेकिन इस कमेटी ने भी ये नहीं बोला था कि उसको अकाउंट, मतलब जब भी महिला को कंपेंसेशन मिलेगा तो उसको भी आप अकाउंट में लो प्रॉपर्ली, और किस तरह से लोगे, मतलब ये चीज़ हुई। इन्होंने ये ज़रूर से बोला था कि महिला का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दिया था कि भाई महिला का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको हम किस तरह से मेज़र करेंगे जिसके लिए हमको डिवोर्स के बाद में हम उसको कंपेंसेशन दिलाए। तो ये एक मतलब ऐसा इशू है जो मैं समझता हूँ कि मतलब आर्टिकल 15 का भाई प्रैक्टिकल जो इशू बनना चाहिए, प्रैक्टिकल इशू है, तो इसको हम लोग को बता रहा हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि 2010 का जो बिल था उसके अंदर रिफॉर्मेटिव प्रोविज़न था। उसके अंदर रिफॉर्मेटिव प्रोविज़न ये था कि जो कोर्ट होता है वो अंडर द न्यू ग्राउंड कौन सा, न्यू ग्राउंड ये था कि महिला, जो सेक्शन 13D की जो हमने करी बात कि महिला जो है अपने डिक्री को इस तरह से भी वो जो है कर सकती है कोर्ट के सामने, अपनी कोर्ट डिक्री नहीं दे, पहले उसके लिए एक एडुकेट अरेंजमेंट प्रोवाइड कराए। तो इस एप्लीकेशन के ऊपर अगर महिला इस तरह की एप्लीकेशन दी है तो कोर्ट उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कर सकता है, द कोर्ट कैन अंडर द न्यू ग्राउंड ऑर्डर द हस्बैंड टू पे टू हर, क्या पहला या तो ग्रॉस सम दें, ग्रॉस सम में फिनिश कर दें। भाई महिला का करो अगर ये बच्चा अगर कोई 4 साल 5 साल का है, अब ये बच्चे को मान लो सपोज करो इतना मतलब काबिल बनने के लिए बड़ा होगा वो, फिर तब वो कमाएगा, और हो सकता है महिला के पास में इतना उसकी ना कोई डिग्री हो, ना उसकी कोई एजुकेशन हो, ना उसको कोई एक्सपीरियंस हो लाइफ के अंदर, तो उसके लिए मतलब बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। तो भाई अगर हस्बैंड इतना सक्षम है, उसके पास अपनी खुद की कोई प्रॉपर्टी है, उसके पास में ऐसा पैसा है अच्छा खासा है, तो भाई ग्रॉस सम दिलवा दे, सपोज की जैसे 30 लाख या 40 लाख या 50 लाख, ताकि महिला भी ना और अपने बच्चे का गुजारा से कर सके। पहला तो ये हो गया। दूसरा कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकती है, दूसरा कोर्ट ऑर्डर कर सकती है शेयर इन द मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कि चल और अचल संपत्ति के अंदर महिला को शेयर दिलाना।
उसका अधिकार दिलाना, उसका हिस्सा दिलाना टुवर्ड्स सेटलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। अब प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर कौन सी चीज़ की बात कर रहा है ये बिल जो है, ये किस प्रॉपर्टी राइट की बात कर रहा है? ये प्रॉपर्टी राइट कौन सी प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है? प्रॉपर्टी एक्वायर्ड ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज। मतलब जब वो दोनों मैरिड थे, उन्होंने मैरिज चल मतलब जब तक उनका नहीं हुआ, जब तक वो लोग पति और पत्नी हैं, तो उस दौरान अगर उनकी कोई सी प्रॉपर्टी आई है तो उस प्रॉपर्टी के अंदर महिला को शेयर दिया जाए। अब इसके अंदर जब ये बिल आया था तो वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस थी, कहीं कहीं एनजीओ थे, उन्होंने क्या सजेशन दिया? उन्होंने सजेशन दिए थे पहला पहला कि भाई कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन आना चाहिए ऑन वीमेंस प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब कि एक अलग से एक कानून चाहिए, एक अलग से एक कानून आना चाहिए। भाई हर चीज़ को आप बिल के अंदर, भाई हर चीज़ को आप एक पर्टिकुलर एक्ट के अंदर सिर्फ 2-3 प्रोविजन से बना करके आप नहीं कर सकते हो। एक आपको मैंने जैसे बताया कि भाई सीआरपीसी के अंदर भी क्लेम फॉर मेंटेनेंस होता है, बट उसके अंदर एक कोई फार्मूला उस तरह डिटरमाइन नहीं है, पर्टिकुलर फार्मूला। तो एक फार्मूला होना चाहिए आपके पास में सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए कि भाई क्या क्या सर्कमस्टेंसेस हो गए, प्रॉब्लम को देख करके आप हर चीज़ को एक अलग नज़रिए से आप देखो कि भाई महिला की क्या स्थिति है, उसका एक बच्चा भी है, क्या उसको ज़रूरत पड़ेगी, उसके पास में वो खुद भी सक्षम है कि नहीं कि वो आगे जा करके अपना गुजारा कर सके। तो इस चीज़ के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन इसलिए आना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ को आप एक पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, ये बिल जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर लाने की बात थी, अमेंडमेंट। तो हिंदू मैरिज एक्ट या स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आप बस 2-3 क्लॉजेस डालोगे, 2-3 प्रोविजन डालोगे तो उससे काम नहीं चलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन नहीं है। दूसरा इन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि वाइफ की जो पिटीशन होती है उसके बिहाफ पे जो डिवीजन है प्रॉपर्टी वो अलाउ होना चाहिए। मतलब इसके अंदर ये लोग ये बात कर रहे थे, विमेन ऑर्गेनाइजेशंस का ये कहना था कि कोर्ट को डिस्क्रिप्शन मत दो, कि कोर्ट केस बाय केस बेसिस पे देखे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोर्ट को ये डिस्क्रिप्शन था, सेक्शन 13 बिल के अंदर जो सेक्शन 13 डाला था, उस बिल के अंदर कोर्ट को ये डिस्क्रिप्शन दे रखा था कि भाई कोर्ट देखी केस टू केस बेसिस पे कि महिला को डाइवोर्स के बाद में उसको मेंटेनेंस देना है या नहीं देना है, या फिर हस्बैंड को बोलना है कि भाई तुम अरेंजमेंट करो महिला के लिए, वो सब चीज़ें। तो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का कहना था कि ये इट शुड बी अलाउड, मतलब यह होना ही चाहिए। वाइफ ने अगर पिटीशन कर दी तो डिवीजन इन द प्रॉपर्टी अलाउ होना ही चाहिए। अब इसके अंदर एक केस आया था, हम लोग केस देखते हैं। अरुण कुमार अग्रवाल वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी साइटेशन दी है, और अरुण कुमार अग्रवाल के अंदर एक केस भी रेफर किया था जिसका नाम था लता बधा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स, जो कि 2001 का केस था। अब इस केस के अंदर क्या बात हुई थी हम लोग देखते हैं। इस केस का जो मुख्य पॉइंट है वो मैंने इसमें करा हुआ है। इसके अंदर जो मुख्य पॉइंट था, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट। इसके अंदर जो मुख्य पॉइंट था वो कोर्ट ने ये कहा था, असेसमेंट ऑफ कंपेंसेशन दो इन्वॉल्विंग सर्टेन हाइपोथेटिकल कंसिडरेशंस शुड नेवरदलेस बी ऑब्जेक्टिव। मतलब कि असेसमेंट ऑफ कंपेंसेशन जो होता है उसके अंदर कई सारी कंसिडरेशंस आती है, मतलब कई सारे फैक्टर्स को देखा जाता है कंपेंसेशन का अमाउंट असेस करते वक्त। हाइपोथेटिकल कंसिडरेशंस मतलब जैसे कि महिला की स्थिति क्या थी, फैमिली के अंदर कौन कौन के मतलब डिपेंडेंट है, कितनी कितनी उन लोगों की प्रॉपर्टी अभी होता है, वो लोग क्या चीज़ें और अफोर्ड कर सकते हैं, वही चीज़ें, ये सब चीज़ें। इसके अंदर आगे बात कही थी, जस्टिस एंड जस्टिस इमेनेट फ्रॉम इक्वलिटी इन ट्रीटमेंट, कंसिस्टेंसी एंड थॉरोनेस इन एडजुडिकेशन एंड फेयरनेस एंड यूनिफॉर्मिटी इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड द डिसीजंस। और इसमें आगे बात कही थी, सेम और सिमिलर फैक्ट्स शुड लीड टू अवार्ड्स इन द सेम रेंज। इसका मतलब यही है कि महिला और पुरुष के अंदर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। कंपेंसेशन जब भी हम देखें तो सेम और सिमिलर फैक्ट्स, सपोज कीजिए अगर मैन के लिए अगर सेम और सिमिलर फैक्ट्स हैं, तो वो अगर वुमेन के भी सेम ऐसे फैक्ट है, तो उन दोनों का जो अवार्ड है वो सेम रेंज के अंदर होना चाहिए। एक्चुअली इस केस के अंदर बात ही हुई थी कि इस केस के अंदर एक मिनट, ये अरुण अरुण कुमार अग्रवाल वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का जो केस था, इसके अंदर ये बात हुई थी कि एक महिला थी, वो मतलब फूल वगैरह बेचने का काम करती थी, और उसका मतलब लगभग ऐसा था कि उसका महीने का लगभग 15 रुपये उसके पास में आते थे। तो भाई साल का उसका हो गया तकरीबन 18,000 के करीब हो गया उसका, ऐसा था कुछ। तो इसके अंदर ये होता कि महिला की डेथ हो जाती है। तो इसके अंदर ये था कि महिला मतलब जा रही थी गाड़ी से और ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो मतलब एक्सीडेंट हो गया था उसका, तो ये थर्ड पार्टी क्लेम के अंदर इंश्योरेंस के अंदर आना था। अब इसके अंदर ये चीज़ थी कि इसके अंदर जो है कोर्ट ने, इसके अंदर जो है जो रेस्पोंडेंट था, मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी थी, इंश्योरेंस कंपनी वालों ने ये चीज़ करी थी कि भाई महिला का मतलब उसका महिला की जो इनकम थी, एक तो उन्होंने मतलब फार्मूला उसके अंदर डिटरमाइन नहीं करा। उन्होंने एक तो इसके अंदर फार्मूला दिया हुआ था एक एक्ट के अंदर, उस एक्ट के तहत इन्होंने उस फार्मूले को भले ही लगाया था,
लेकिन उसमें भी उन्होंने कमी कर दी थी बहुत ज़्यादा। उन्होंने सोचा कि महिला है, महिला कितना कमाएगी, उन्होंने उस चीज़ को नहीं देखा था कि आज भले वो 1500 रुपये महीना कमा रही है, लेकिन आगे जाके उसकी ग्रोथ भी होगी और चीज़ भी होगी। लेकिन बाकी केसेस के अंदर, जैसे मैन के केसेस में, कि अगर मैन की डेथ हो जाती है तो उसमें तो देखेंगे कि उसकी ग्रोथ भी होगी, बिकॉज साल दर साल जैसे हम लोग देखते हैं कि असेट के अंदर डेप्रिसिएशन होता है, तो ऐसे भाई हमारी इनकम भी तो ग्रोथ होती ना, मतलब एप्रिसिएशन होगा, एप्रिसिएशन ऑफ इनकम। एप्रिसिएशन का मतलब बढ़ना, हर साल 5% या 10% से बढ़ेगी। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वालों ने, क्योंकि वो महिला थी, तो उसके केस में ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं देखा था, तो कोर्ट ने इसके ऊपर टिप्पणी करते हुए यह बात कही थी। और दूसरी बात और कोर्ट ने कही थी, कोर्ट ने एक और बात कही थी कि लेजिस्लेचर को इस चीज़ के ऊपर भी कानून बनाना चाहिए कि भाई महिला का सिर्फ और सिर्फ जो वो कमा रही है उसको काउंट रहते हुए, जैसे इस केस में 1500 रुपये कमा रही है तो 18,000 साल के कमाएगी। तो अब सपोज़ कीजिए कि अब वो 30 साल और जीती, मतलब 18,000 इंटू 30 साल का 18,000 कमाई है और 30 साल और जीती, उसकी एक्सपेक्टेंसी महिला की सपोज़ कीजिए 30 साल और जीने की है, और 30 साल वो जिएगी और काम करेगी, तो उस हिसाब से उनको कंसेशन दे देंगे। सिर्फ यही नहीं होना चाहिए, महिला का जो हाउस होल्ड वर्क होना चाहिए, मतलब कि जो वर्ड सर्विस है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं नीचे, द कोर्ट इन दिस केस सेड दैट द टर्म सर्विसेज, मतलब कि जो सर्विसेज होती है, एक एक्ट है इंश्योरेंस का, उस एक्ट के अंदर ही मतलब फॉर्मूला दिया हुआ है। उसका एक्ट का नाम मैं अभी आपको बताऊंगा बाद में, मैं नीचे डाल डाल दूंगा आप लोगों को। तो उस एक्ट के अंदर एक शेड्यूल है दिया हुआ, उस शेड्यूल के अंदर फॉर्मूला दिया हुआ है कि किस तरह से कंपनसेशन असेस होगा। तो उसके अंदर एक टर्म आता है सर्विस, तो उस सर्विस को एक ब्रॉड मीनिंग देना चाहिए, एंड मस्ट बी कंस्ट्रूड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं। कोर्ट ने कहा है एंड मस्ट बी कंस्ट्रूड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द लॉस ऑफ पर्सनल केयर एंड अटेंशन गिवन बाय द डिसीज्ड। डिसीज कौन है इसके अंदर? जो महिला, जो इस केस के अंदर जो महिला थी जिसकी डेथ हो गई थी। बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द लॉस ऑफ पर्सनल केयर एंड अटेंशन गिवन बाय द डिसीज टू हर चिल्ड्रन एज मदर एंड टू हर हस्बैंड एज अ वाइफ। तो इसके अंदर महिला का जो लॉस ऑफ पर्सनल केयर हुआ है और अटेंशन हुआ है किसके बच्चे के प्रति और उसके हस्बैंड के प्रति, उसको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। मतलब महिला का जो हाउस होल्ड वर्क है उसको भी पार्लियामेंट को लॉ के अंदर इंक्लूड करना चाहिए, और उसका कुछ ना कुछ एक ऐसा फॉर्मूला निकलना चाहिए कि भले कोई महिला कमा नहीं रही है, कोई बात नहीं, वो सिर्फ होम मेकर है, मतलब वो सिर्फ घर बार का काम देखती है अंदर और कुछ नहीं करती, तो भी उसके अंदर भी ऐसा फॉर्मेट डिटरमाइन होना चाहिए कि भाई अगर वो महिला की डेथ हो जाए तो कितना कंपनसेशन फैमिली वालों को मिलेगा उस केस के अंदर भी, ताकि इसके बाद में हम लोग मेंटेनेंस क्लेम भी देख सकें। भाई महिला का सब कुछ एक तरह से हमारा राइट होना चाहिए। डाइवोर्स के बाद में अगर वो महिला हस्बैंड से अलग हो जाती है डाइवोर्स के में, तो उसके अंदर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि महिला है तो उसको हम लोग बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं दे। उसके अंदर भी महिला का जो राइट है वो होना चाहिए प्रॉपर्ली सिक्योर, उसको या शेयर दो प्रॉपर्टी के अंदर, अब इसको आप दो मेंटेनेंस के द्वारा। और इसमें भी ये वाली चीज़ हुई थी, इंश्योरेंस केस होगा तो भी ये चीज़ हुई। अब इसके अंदर देखते हैं ये अपना जो केस था, अरुण कुमार अग्रवाल वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, इसके अंदर एक केस साइट हुआ था। कौन सा हुआ था? केस ऑफ मेहमेद वर्सेस पेरी 1977 का, 1977 का। इसके अंदर क्या हुआ था? इस केस के अंदर पेक्यूनरी वैल्यू ऑफ अ वाइफ सर्विस से असेस्ड और ग्रांट किया था अंडर द फॉलोइंग हेड्स, मतलब कि अगर किसी महिला की उसकी डेथ हो जाती है तो उसके अंदर पेक्यूनरी वैल्यू ऑफ वाइफ सर्विसेज वर असेस्ड को भी असेस किया था, और फैमिली को जो पैसा था वो किस हेड के अंदर ग्रांट किया था, मतलब क्या क्या चीज़ें देख करके ग्रांट करी थी। पहला है, ए है, लॉस टू द फैमिली ऑफ द वाइफ्स हाउस कीपिंग सर्विसेज, मतलब कि महिला की जो हाउस कीपिंग सर्विसेज होती है, मतलब घर बार का ध्यान रखना, बच्चों को देखना, घर के काम काज को देखना, तो उसमें लॉस क्या होता है फैमिली को। अब इसे महिला की हाउस कीपिंग सर्विसेज हट जाती है तो उसके बाद में क्या होता है लॉ फैमिली को। बी था, लॉस बाय द चिल्ड्रन ऑफ द पर्सनल अटेंशन ऑफ देयर मदर अपार्ट फ्रॉम हाउस कीपिंग सर्विसेज रेंडर्ड बाय हर, मतलब हाउस कीपिंग सर्विस तो महिला करती है, उसके अलावा भी महिला क्या करती है, चिल्ड्रन का पर्सनल अटेंशन देखती है, मतलब चिल्ड्रन के ऊपर पर्सनल अटेंशन जो एक माता होता है उसका भी, अगर वो महिला को कुछ भी हो जाए तो उसका भी लॉस होता है बच्चे को, है ना। और ये इन एडिशन है हाउस कीपिंग सर्विसेज है, मतलब एक महिला की, पहले तो वो हाउस कीपिंग सर्विसेज को उसको हम लोग कंसिडर करेंगे कि हाँ वाकई में उसकी सर्विस है, जैसा मैंने नीचे बताया कि द कोर्ट इन दिस केस एड द टर्म सर्विसेज, जो सर्विस है उसको ब्रॉड मीनिंग देना चाहिए। इसके अंदर है हाउस कीपिंग सर्विसेज, इसमें भी सर्विसेज वर्ड यूज हो रहा है, इसमें भी सर्विस वर्ड है, तो सर्विसेज इन वाली जो को भी सर्विस के अंदर देखना चाहिए। तीसरा क्या है, लॉस ऑफ द वाइफ पर्सनल केयर एंड अटेंशन, वाइफ का जो पर्सनल केयर एंड अटेंशन है उसका जो लॉस हुआ है विच द हस्बैंड हैड सफर्ड इन एडिशन टू द लॉस ऑफ हर हाउस कीपिंग सर्विसेज, तो इस चीज़ को भी हमको देखना चाहिए।
तो ये सब चीज़ें हैं जो आर्टिकल 15 के अंदर हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये मेरे को इक्वलिटी की तरफ लेकर के जाना चाहता है, जस्टिस की तरफ लेकर के जाना चाहता है, जस्टिस की तरफ लेकर के जाना चाहता है। बिकॉज आर्टिकल 15 क्या होता है, आर्टिकल 15 सिर्फ यही नहीं है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। आर्टिकल 15 में और भी चीज़ें आती है, हम लोग आगे देखेंगे, एक अगली वीडियो में देखेंगे हम आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 का कोरिलेशन। 16 बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और जो पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके अंदर जो रिजर्वेशन होता है, तो उसके साथ में आर्टिकल 15 का भाई क्या संबंध है, कैसे संबंध है, क्या क्या चीज़ें होती है, गण में क्या चीज़ है, उसका अपन एक मतलब देखेंगे अपन पूरा। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में भी ये बात करता है कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाए जा सकते हैं। मतलब डिस्क्रिमिनेशन, मतलब एक तरह से स्पेशल आप ट्रीटमेंट दे सकते हो, लेकिन वो कब दे सकते हो, जब वाकई में उसी की ज़रूरत होगी। तो आर्टिकल 15 सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन की प्रोहिबिशन की बात नहीं करता है, वो अपलिफ्टमेंट की बात करता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 3, जैसा हमने इस केस के अंदर देखा कि भाई रिसेंट में ये केस किस तरह से मायने रखता है। मैंने आपको बताया डाइवोर्स के लिए, इंश्योरेंस के, और एक बहुत क्रिटिकल इशूज़ है हमारी सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी से रिलेटेड। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी आया था रिसेंट 2023 का, जो था शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन। हम लोग इसको भी देखते हैं अभी। भाई शिल्पा शैलेश वर्सेस श्रीनिवासन, तो उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि कोर्ट ने क्या क्या चीज़ें अलाउ करी थी। कोर्ट ने इसके अंदर कहा था, द सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट इट हैज़ द पावर टू डिसॉल्व अ मैरिज इफ़ इट इज़ इर्रिट्रीवेबली ब्रोकन डाउन। और इसके अंदर एक और चीज़ कही थी, कोर्ट जो है वो वेव कर सकती है 6 मंथ का वेटिंग पीरियड फॉर डाइवोर्स एंड अलाउ द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज ऑन ग्राउंड्स ऑफ एन इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन इवन इफ वन ऑफ द पार्टीज वॉज नॉट विलिंग। इसका मतलब ये है। और इसके अंदर एक और चीज़ थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर कहा था कि भाई अगर कोई सी भी पार्टी अगर फॉल्ट पे नहीं है, भाई हमारा जो अभी का जो प्रेजेंट हमारा सिस्टम है, हिंदू मैरिज एक्ट, उसके अंदर ये है, और स्पेशल मैरिज एक्ट, इन दोनों के अंदर ये है कि पार्टी अगर फॉल्ट में है एक, तो आप जा सकते हो कोर्ट के सामने। लेकिन इसके अंदर कोर्ट ने कहा था कि इवन इफ वन ऑफ द, आप लोग देख सकते हैं, सॉरी, आप लोग देख सकते हैं, द कोर्ट कैन वेव द मैंडेटरी 6 मंथ वेटिंग पीरियड फॉर डाइवोर्स। और आगे आप लोग देख सकते हैं, इवन इफ वन ऑफ द पार्टीज वॉज नॉट विलिंग। इसका मतलब भले ही कोई पार्टी माने या ना माने, कोर्ट तब भी दे सकती है। किस ग्राउंड के ऊपर, ऑन ग्राउंड्स ऑफ एन इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन। मतलब कि किसी पार्टी, कोई पार्टी भले फॉल्ट पे नहीं है, कोई पार्टी नहीं चाह रही है कि मेरे को डाइवोर्स चाहिए है, कोई पार्टी भले ही नहीं चाह रही, ये दो चीज़ें हो सकती है, या तो पार्टी फॉल्ट पे नहीं है पहला, दूसरा पार्टी विलिंग नहीं है, तब भी कोर्ट इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन, मतलब कि इर्रिट्रीवेबल का मतलब अब कोई सी भी ऐसी गुंजाइश नहीं बची है, मतलब दोनों के बीच में ना कोई बात होती है, ना कुछ और चीज़ होती है, कुछ भी नहीं है, कोई मतलब ऐसा है ही नहीं कि अब उन दोनों के बीच में मतलब मैरिज, मतलब ऐसा लगे कि हाँ भाई एक मैरिड पर्सन्स है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो भी कोर्ट इन दो कंडीशन, या तो फॉल्ट और या फिर पार्टी का विलिंग होना, एक पार्टी का तो एटलीस्ट विलिंग होना, तो भी इन दोनों, ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तब भी कोर्ट डाइवोर्स ग्रांट कर सकती है। तो ये हमने देखा। तो इससे क्या होगा, अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रूलिंग। अब ये सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रूलिंग क्या है, ये डिक्री जो होगी डाइवोर्स की, ये क्या होती है, ऑफन टाइम कंज्यूमिंग और लेंथी हो जाती है, जिसके कारण जैसे कि सपोज कीजिए कोई महिला है, अब कोई महिला है, तो उस महिला का भाई मान लीजिए सपोज कीजिए कि उस महिला का मतलब शादी के अंदर वो महिला नहीं रहना चाहती है, और उसका पति जो है वो ये कहता है कि नहीं नहीं मैं तुमको डाइवोर्स नहीं दूंगा, मतलब कि पार्टी विलिंग नहीं है, पहला तो ये। और ऐसा है कि भाई पार्टी लीगली भी फॉल्ट पे नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टी, मतलब जो हस्बैंड है उसका, वो मतलब ना उसको सपोर्ट करता है, ना कुछ और चीज़ करता है, मोने
मॉनेटरीली, ना उसको घर के कामों में हेल्प करता है, ना उसको मतलब अच्छे से उसको पत्नी की तरह ट्रीट करता है। अब लीगली सपोज़ कीजिए कि वो फ़ॉल्ट पे नहीं है और वो विलिंग भी नहीं गया, तो क्या महिला को हम लोग उसमें रहने देंगे? तो इसके अंदर कोर्ट ने ये वाली बात बहुत अच्छी कही है कि क्योंकि डिग्री ऑफ डाइवोर्स जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग और लेंदी हो जाता है इन 2 कंडीशंस के कारण। तो ये बायपास करेगा वेटिंग पीरियड को और पार्टी जो है अप्रोच कर सकती है सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली फॉर अ डाइवोर्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन मतलब अब उन दोनों के बीच में हो ही नहीं सकता है। मतलब सपोज़ कीजिए लीगली डाइवोर्स का ग्राउंड नहीं है। सपोज़ कीजिए मान लीजिए जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ग्राउंड्स दिए हुए हैं 7 से 8 ग्राउंड, स्पेशल मैरिज एक्ट में भी दिए हुए हैं 5 से 6 ग्राउंड। उन ग्राउंड्स के अंदर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन तब भी इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन है, मतलब अब उन दोनों के बीच में तब भी ऐसा कोई पति और पत्नी वाला वो नहीं है, संबंध नहीं है, वो दोनों साथ में नहीं रह सकते। तो भी भले ही लॉ के ग्राउंड के अंदर वो नहीं फॉलो कर रहे, तो भी वो आ सकते हैं डायरेक्ट कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बाय आफ्टर इवन बाय पासिंग द वेटिंग पीरियड एंड अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ सकते हैं डायरेक्टली। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों ने ये चीज़ सीखी। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, देखते हैं अपन आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 का जो रिलेशन है वो किस तरह से बनता है। भाई हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली चीज़ें क्या क्या होती है। थ्योरी तो हर कोई पढ़ लेता है, सब चीज़ें हो जाती है। थ्योरी तो जैसे मतलब अपन लोग गूगल से भी देख देख सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का मतलब सोसाइटी के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, इम्पोर्टेंस क्या है आर्टिकल 15 की। भाई ये फंडामेंटल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो इसकी कुछ इम्पोर्टेंस भी होगी। इसके तहत कानून भी बनते हैं, स्कीम्स भी आते हैं, कहीं कहीं हम लोग देखते कितनी पोस्ट ऑफिसेस के अंदर आती है, बैंक्स के अंदर आती है, हमारे रेलवेज़ में आती है, हमारे बसेस सिस्टम जो होता है कि भाई महिलाओं के लिए अलग से कुछ ना कुछ आरक्षित होगी सीटें। तो ये सब मतलब क्या क्या है, तो ये हम डे टू डे में देखते हैं। तो इसलिए आज हम लोगों ने ये वाली चीज़ देखी। अब हम नेक्स्ट वीडियो और देखते हैं, फिर हम लोग और जानते हैं। ठीक है, थैंक यू।